50 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आपके 50 हमने कवर कर लिया था और अब आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको इसी ध्यान से लेनी पड़ेगी कि देखो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो बहुत लोगों की हिम्मत टूटती है। क्या टूटती है हिम्मत? कि सर इतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्या सरकारी की तैयारी के लिए? बोले मैं बोलूंगा बिल्कुल करने पड़ते हैं भाई। अगर आप भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने कितना भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वरना एग्जाम में होता क्या है क्या आपको कभी एग्जाम में फीलिंग आई कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे आता तो है बट मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा? मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा तो है, या तो वो कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आ पा रहा, या फिर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मुझे याद नहीं आ पा रहा। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब पढ़कर याद कर लेते हैं, पर जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है लाइक क्वेश्चंस में, तो हम लोग गायब हो जाते हैं। तो ये तभी आपका दूर होगा जब आप नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और 50th क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 51 आ रहा है। मैं आपको देखो, मैं जो गारंटी से बोलता हूं कि भैया इस स्टेज 2 में से 70% से लेके 100% मिनिमम हमने 70% रखा हुआ है कि किसी भी जेई और एई एग्जाम में मिनिमम से मिनिमम 70% तो आएगा ही, और वो मैक्सिमम 100% भी हो सकता है। मैक्सिमम 70% नहीं है, मिनिमम 70% है, तो उसके लिए तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी बात पर तभी खरा उतर पाऊंगा जब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर मैं आपको 10-15 क्वेश्चन करा देता फाउंडेशन के, या 20-25 क्वेश्चन करा देता फाउंडेशन के, या 50 भी क्वेश्चन करा देता ना फाउंडेशन के, तो ये मेरा हक नहीं है कि मैं बोल दूं कि भैया 70% से 100% आ जाएगा। मैं आपको फाउंडेशन के भी 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा, जब 100 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ जी, आप किसी भी आपके जेईई और एई एग्जाम में 70% से 100% सॉइल मैकेनिक्स में अपना आएगा ही आएगा, या फिर स्टेज 2 का कोई भी सब्जेक्ट होगा। ठीक, चालू करते हैं। द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट का मेन ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, प्लेट लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं, लोड इंक्रीज करते रहते हैं, है ना, एक यूनिफॉर्म रेट पर, लाइक 1/5 और 1/10 हम लोड को इंक्रीज करते रहते हैं। और जब हमारी प्लेट 25 mm, जब हमारी प्लेट 25 mm सेटल हो जाती है, तो हम उस 25 mm सेटलमेंट पे जो लोड आता है उसी को अल्टीमेट लोड मानते हैं। और लोड को जब हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं प्लेट के, तो हम उसको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लेट लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं, सेटलमेंट मेजर करते रहते हैं। और जब 25 mm सेटलमेंट हमारा हो जाता है, जब 25 mm सेटलमेंट हमारा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उस कितने लोड पर 25 mm आपका सेटलमेंट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, भैया मेन ऑब्जर्वेशन प्लेट लोड टेस्ट क्या क्या है, सेटलमेंट। 25 mm सेटलमेंट पे जो लोड लगा उसको हम अल्टीमेट लोड मानते हैं और प्लेट के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमें मिल जाती है। तो जो मेन ऑब्जर्वेशन है ना प्लेट लोड टेस्ट का, वो आपका सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट प्लेट। तो 25 mm हमारी सेटल हो जाती है प्लेट, हम डायल गेज से चेक करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये हमारा अल्टीमेट लोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, मेन ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ प्लेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 or more footings connected by a beam। देखो जी, मैंने आपको ना इस लेक्चर की शुरुआत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ाई थी। इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़ाई थी, तो बोला था कि भाई फाउंडेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसने बोला है 2 or more footings connected by a beam। देखो जी, मैंने आपको एक बीम बताई थी, क्या, सॉरी मैंने आपको फुटिंग बताई थी, कौन सी, कैंटिलीवर फुटिंग। कैंटिलीवर फुटिंग क्या होता है भाई, क्या होता है, कभी कभार जैसे मान लो हमें कॉलम देना है, कॉलम्स के नीचे आपको फुटिंग देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। अब मान लो मुझे जो कॉलम प्रोवाइड करना है वो दीवार से बिल्कुल चिपका हुआ प्रोवाइड करना है। मान लो ये हमारी वॉल है और हमें इसी वॉल पर कॉलम प्रोवाइड करना है, तो अगर मैं इसी कॉलम प्रोवाइड करूंगा इस वॉल पर, तो ऑब्वियसली इसकी फुटिंग का साइज तो बड़ा होगा ना। और मान लो आपकी प्रॉपर्टी लाइन यही है, यही आपकी प्रॉपर्टी लाइन है कि इससे आगे आपकी फुटिंग नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से फुटिंग बना देते हैं। और आपको पता है कि कॉलम हमेशा सेंटर पे होना चाहिए ताकि लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जब आपने आपकी घर की जो प्रॉपर्टी लाइन थी, मान लो ये आपका घर है और आपने फुटिंग इस तरीके से, देखो अगर हम बीच का कोई कॉलम बनाते तो वो बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे, बट अगर आपने बिल्कुल बाउंड्री पर कॉलम रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपने सेंटर पर कॉलम रखा तो आपकी जगह वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें करते हैं इन दोनों फुटिंग्स को एक बीम से प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इसका जो लोड यूनिफॉर्म नहीं है वो इस जगह जाकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। तो इस टाइप की फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर फुटिंग, या फिर स्ट्रैप फुटिंग, या फिर पंप हैंडल फाउंडेशन। तीनों एक ही चीज है। जब हम बीम से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग और पंप हैंडल फाउंडेशन, तीनों एक ही फाउंडेशन के नाम है।
तो 52 में तीनों ऑप्शन आ गए, तो डी इसका ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना इस चीज का, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। ये लेक्चर से मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़ाई भी सारी, आप लेक्चर खोल के देखो। दूसरे या तीसरे लेक्चर में ये है ना, ठीक है, मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एरिया ऑफ फुटिंग कवर मोर देन, व्हेन द एरिया ऑफ फुटिंग कवर्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया। देखो जी, डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन से क्वेश्चन है। शैलो फाउंडेशन में हमने पढ़ा था कि अगर फुटिंग का एरिया, मान लो एक एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और आपने से बहुत सारे कॉलम्स दे दिए। अब बहुत सारे कॉलम्स दिए होंगे, कॉलम्स की साइज छोटी रखी, नंबर ऑफ कॉलम्स आपने बहुत ज्यादा दिए, तो फुटिंग्स भी उतनी होगी। अब मान लो फुटिंग का एरिया अगर टोटल एरिया का 50% या उससे ज्यादा हो जाता है, तो कभी भी हम आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड नहीं करते। भाई अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा दोगे तो फुटिंग्स भी नंबर ऑफ फुटिंग्स भी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ फुटिंग ज्यादा होगी तो फुटिंग का जो एरिया होता है वो कॉलम की एरिया से ज्यादा होता है। तो जब अगर फुटिंग का टोटल एरिया, अगर टोटल लैंड का, अब टोटल लैंड का एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर, और हमारा फुटिंग का आइसोलेटेड फुटिंग का एरिया 50 मीटर स्क्वायर हो गया, तो हम कभी भी आइसोलेटेड फुटिंग को प्रोवाइड नहीं करते, देन वी विल गो फॉर राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन का मैंने आपको यही बताया था कि जब बहुत सारे कॉलम्स होते हैं तो उन बहुत सारे कॉलम्स को अवॉइड करने के लिए, नंबर ऑफ फुटिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, तो बहुत सारी फुटिंग्स को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली राफ्ट फाउंडेशन को प्रोवाइड करते थे। तो व्हेन द एरिया ऑफ फुटिंग्स कवर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया, जब फुटिंग नहीं, टोटल एरिया का जो भी लैंड का एरिया है वो 50% से ज्यादा कवर कर लिया, तो हम आइसोलेटेड फुटिंग को प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड बिल्कुल भी करेंगे। हम कौन सी फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे? राफ्ट फाउंडेशन। याद रखना कि 50 के बाद, 50 तक तो इजी क्वेश्चंस थे, अब थोड़े आपके क्वेश्चंस अच्छे आने स्टार्ट होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट फाउंडेशंस आर जनरली प्रेफर्ड। मैट फाउंडेशन मतलब राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन का दूसरा नाम क्या है? मैट फाउंडेशन। भाई इसी को हम क्या बोलते हैं? राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन, मैट और राफ्ट दोनों सेम चीज है। जैसे कैंटिलीवर फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, दोनों एक ही फुटिंग के नाम होते हैं। या पंप हैंडल फुटिंग एक ही फुटिंग का नाम है, तो ये राफ्ट और मैट भी एक ही फुटिंग का नाम होता है, ठीक है। एक इसका स्कूल का नाम है, एक इसका घर का नाम है। एक्चुअली घर स्कूल का नाम तो ये वाला है राफ्ट, घर का नाम क्या है? मैट। तो स्कूल का नाम क्या होता है? सुरेश। घर का नाम क्या होता है? चिंटू। तो इस तरीके से है ना। मेरा क्या है? मेरा बताऊं घर का? क्यों बताऊं? ठीक है, हंसोगे फिर, नहीं बताऊंगा, ठीक है। पता लगे फिर तुम्हें ना मेरा उसी नाम से सेव कर लो, है ना, ठीक है। चिंटू तो बहुत अच्छा नाम है, मेरा तो उससे भी बहुत, मतलब मेरा तो बहुत ही अजीब है, ठीक है। तो मैट फाउंडेशंस आर जनरली प्रेफर्ड व्हेन, अब मैट फाउंडेशन कब कब यूज होती है? भाई एक तो सॉइल की शैलो डेप्थ पर ही। पहली बात, बियरिंग जो आपकी मैट फाउंडेशन होती है वो हमेशा शैलो फाउंडेशन होती है। शैलो फाउंडेशन का मतलब क्या है कि जो भी डेप्थ ऑफ फुटिंग होगी कभी भी विड्थ से ज्यादा नहीं होगी। भाई शैलो फाउंडेशन की कंडीशन है, जो भी उसकी डेप्थ होगी वो हमेशा लेस देन विड्थ होती है ना। तो अगर मान लो आपकी शैलो डेप्थ पर, अब जो भी फाउंडेशन की विड्थ है उसको डेप्थ से कंपेयर कर लो, डेप्थ हमेशा विड्थ से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी शैलो फाउंडेशन, ध्यान से देखना, अगर आपकी शैलो डेप्थ पर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी लो है, अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी आपकी ऊपर की जो सतह है सॉइल की, उसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो हम बिल्कुल ही राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। मैट फाउंडेशन आर जनरली प्रेफर्ड व्हेन द अलाउएबल सॉइल प्रेशर इज लो, नहीं, व्हेन अलाउएबल सॉइल प्रेशर इज हाई। जब सॉइल पर अलाउएबल प्रेशर हाई होता है, व्हेन द अलाउएबल सॉइल प्रेशर। अब देखो, अब इन्होंने अलाउएबल सॉइल प्रेशर की बात करी है, ठीक है। अगर ये लोड की बात करते हैं, भाई अगर मैं सिंपल से आपसे बात करूं, अगर ये लोड की बात करते हैं तो समझ में भी आती है बात कि भैया बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत लो है, बट इन्होंने अलाउएबल सॉइल प्रेशर की बात करी है। अगर सॉइल प्रेशर क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं अलाउएबल सॉइल प्रेशर क्या होता है? द नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अप्लाई ऑन सॉइल विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर एंड सेटलमेंट। अगर हम अलाउएबल सॉइल प्रेशर की बात करें तो ये क्या डिफाइन होता है कि मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी। तो जब लोड इंटेंसिटी लो होती है ना, तो हमें राफ्ट फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मींस अगर लोडिंग इंटेंसिटी आपकी हाई है तो हमें राफ्ट फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। सेकंड ऑप्शन, द एक्सपेक्टेड डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर द इंडिविजुअल फुटिंग इज हायर। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं क्या? एक तो होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट और एक होता है टोटल सेटलमेंट। अब ध्यान से देखना, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। एक होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट
और दूसरा होता है टोटल सेटलमेंट। अभी टोटल सेटलमेंट क्या और डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर 10 कॉलम है तो 10 कॉलम में से एक तो ज्यादा सेटल हो रहा है और 9 कम सेटल हो रहा है। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या, फुटिंग्स का एक हिस्सा सेटल हो रहा है, टोटल सेटलमेंट नहीं हो रहा। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का होता है कि भाई अगर आपने 10 कॉलम दिए तो 10 कॉलम में से 2 कॉलम तो ज्यादा सेटल हो रहे हैं 70 mm 80 mm और रिमेनिंग बिल्कुल लिमिट में सेटल हो रहे हैं। और वही पर टोटल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी फाउंडेशन का सेटलमेंट बिल्कुल इक्वल हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेटलमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट और एक होता है टोटल सेटलमेंट। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या है, या तो उस फाउंडेशन का एक हिस्सा सेटल करा, भाई एक फाउंडेशन जैसे राफ्ट फाउंडेशन ही है, राफ्ट का एक हिस्सा तो सेटल कर गया और एक हिस्सा सेटल नहीं करा, राफ्ट फाउंडेशन तो पूरा एक ही पोर्शन होता है, तो इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल सेटलमेंट। और पूरी की पूरी जैसे मान लो लेफ्ट साइड का जो राफ्ट फाउंडेशन है वो 20 mm सेटल हो गया और जो राइट साइड का वो बिल्कुल सेटल नहीं हुआ, तो इसको डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं कि एक हिस्सा सेटल हुआ, पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ। और पूरी की पूरी राफ्ट फाउंडेशन अगर 20 mm सेटल हुई तो बोलेंगे टोटल सेटलमेंट। अब ध्यान से देखना, राफ्ट फाउंडेशन बिल्कुल तब यूज होती है जब डिफरेंशियल सेटलमेंट आपका इंडिविजुअल आइसोलेटेड फुटिंग का ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोला मैंने आपसे कि अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट एक हिस्सा बैठ रहा है और एक हिस्सा नहीं बैठ रहा है तो इस टाइप के सेटलमेंट के लिए बिल्कुल हाँ राफ्ट फाउंडेशन प्रीफर होती है। नेक्स्ट, एरिया कवर्ड बाय द इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन 50%, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है और डी इन्होंने ऑल ऑफ द अबव बोला है। तो अगर ये ऑल ऑफ द, क्योंकि देखो या तो इसका ऑप्शन सेकंड भी है, क्योंकि जब आइसोलेटेड फुटिंग अगर आपको लगता है कि यार 10 कॉलम में 10 कॉलम की 10 आइसोलेटेड फुटिंग है, दो तो सेटल ज्यादा हो रही है और 8 सेटल नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। कुछ सेटल हुई कुछ सेटल नहीं हुई, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसने ऑल ऑफ द देकर रखा तो इसने शुरुआत का ये गलत देकर रखा है। अगर यहां पर लिखता है when the allowable soil pressure is high, तब ये आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव बनेगा। तो इसने फर्स्ट ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है। अब आप बोलोगे सर आप ऑप्शन क्यों चेंज कर रहे हो, वो मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ओनली बी सही होता या सी सही होता तो हम उसी को टिक कर लेते, बट बी भी सही है और सी भी सही है, तो ए भी सही और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव देके रखा हुआ है और आंसर आपको एक देना है। तो ऑल ऑफ द अबव तभी आएगा जब यहां पर अलाउड सोइल प्रेशर इज हाई लिखा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसिबल, अरे भैया जो बहुत इंपॉर्टेंट टिक करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा, इसको आप टिक कर लो 10 स्टार क्वेश्चन, 10 स्टार क्वेश्चन। अब जो मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया। देखो जी, जनरली क्या होता है, हम दो टाइप की फाउंडेशन यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग और एक जो कॉमन फाउंडेशन हमारे पास है उसका नाम है राफ्ट फाउंडेशन। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, राफ्ट फाउंडेशन। इन दो फाउंडेशन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके पास आते हैं क्योंकि ये दो जो आइसोलेटेड फाउंडेशन हम अपने घरों घरों में यूज करते हैं और राफ्ट फाउंडेशन जब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो राफ्ट फाउंडेशन भी यूज करते हैं। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बोला है। अगर हम बात करें आइसोलेटेड फुटिंग की, तो आइसोलेटेड फुटिंग सैंड में भी बन सकती है और आइसोलेटेड फुटिंग क्ले में भी बन सकती है। ध्यान से देखना भाई साहब, आइसोलेटेड फुटिंग सैंड में भी बनाई जाती है और क्ले में भी बनाई जाती है। उसी तरीके से राफ्ट फाउंडेशन भी सैंड में बनाई जाती है और क्ले में बनाई जाती है। अभी इस क्वेश्चन के पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक होता है टोटल सेटलमेंट की पूरी की पूरी फाउंडेशन इक्वल बैठ गई, और एक होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट ध्यान से देखना भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कि अगर फुटिंग इक्वली सेटल होती है, हर जगह से इक्वल सेटल होती है तो उसको बोलते हैं टोटल सेटलमेंट, और एक हिस्सा बैठ गया एक हिस्सा नहीं बैठा उसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। भाई जनरली दो टाइप की फुटिंग है, एक आइसोलेटेड फुटिंग है, एक राफ्ट फाउंडेशन है। आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर भी बनाई जा सकती है, क्ले पर भी बनाई जा सकती है। राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर भी बनाई जा सकती है, क्ले पर बनाई जा सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया टोटल सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट।
दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब पता है क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर बनी हुई है, अगर आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर बनी हुई है तो उसका टोटल सेटलमेंट, परमिसिबल टोटल सेटलमेंट कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा होता ही फाउंडेशन फेल है। अगर आइसोलेटेड फुटिंग आपकी सैंड पर बनी हुई है तो मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट कितना अलाउड है, मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट कितना अलाउड है। सबसे पहली बात, कौन सी फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, सॉइल कौन सी है, सैंड है, कौन सा सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, टोटल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर बनी हुई है तो जो टोटल सेटलमेंट उसमें अलाउ होता है वो होता है 40 mm। और अगर आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर बनी हुई है, आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर बनी हुई है तो इसका डिफरेंशियल सेटलमेंट अलाउड होता है 25 mm। अब ध्यान से देखना, आइसोलेटेड फुटिंग क्ले पर बनी हुई है, आइसोलेटेड फुटिंग क्ले पर बनी हुई है तो इसका टोटल सेटलमेंट अलाउड होता है 65 mm। और अगर आइसोलेटेड फुटिंग क्ले पर बनी हुई है तो इसका डिफरेंशियल सेटलमेंट अलाउड होता है 40 mm। इस चार्ट को लिख लेना, टेक्स्ट चार्ट आगे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है इस क्वेश्चन के आने की, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगली फाउंडेशन कौन सी है, राफ्ट फाउंडेशन, अगली फाउंडेशन कौन सी है, राफ्ट फाउंडेशन। तो इसका जो टोटल सेटलमेंट अलाउड होता है, राफ्ट फाउंडेशन किस पर बनी हुई है, सैंड पर बनी हुई है। राफ्ट फाउंडेशन किस पर बनी हुई है, भाई सब सैंड पर बनी हुई है। तो जो टोटल सेटलमेंट होता है वो 40 mm टू 60 mm, 40 mm टू 60 mm। अगर राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है तो उसका जो टोटल सेटलमेंट अलाउड होता है वो कितना होता है आपका 40 mm टू 65 mm, ठीक है। अगर राफ्ट फाउंडेशन क्ले पर बनी हुई है, अगर राफ्ट फाउंडेशन क्ले पर बनी हुई है तो उसमें टोटल सेटलमेंट कितना अलाउड होता है 65 mm टू 100 mm, 65 mm टू 100 mm। अब ध्यान से देखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। देखो, राफ्ट फाउंडेशन अगर सैंड पर बनी हुई है तो जो परमिसिबल टोटल सेटलमेंट की अगर इतना सेटलमेंट हुआ तो हम सॉइल का फेलियर नहीं मानेंगे। तो अगर राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है और उसका टोटल सेटलमेंट 40 mm से 60 mm तक होता है, 40 mm से 60 mm तक हुआ तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी सॉइल का शियर फेलियर नहीं, एक्चुअली इसको 65 करो, 40 टू 65, तो आपका शियर फेलियर नहीं हुआ। बट अगर राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है और उसका टोटल सेटलमेंट 80 mm हो गया तो हम बोलेंगे सॉइल फेल हो चुकी है, फाउंडेशन फेल, और आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है और उसका टोटल सेटलमेंट 40 से 65 mm आया तो आपका स्ट्रक्चर का फेलियर नहीं होगा। बट अगर 65 mm से ज्यादा फेलियर्स में आ जाएगा तो प्रॉब्लम आपके पास है। उसी तरीके से अगर राफ्ट फाउंडेशन आपकी सैंड पर बनी हुई है और आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है तो कितना अलाउ है 25 mm। और अगर आपकी राफ्ट फाउंडेशन क्ले पर बनी हुई है, राफ्ट फाउंडेशन क्ले पर बनी हुई है तो इसका जो डिफरेंशियल सेटलमेंट अलाउ होता है वो होता है आपका 40 mm। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है भाई। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अगर इस लिमिट तक सेटलमेंट हुआ तो स्ट्रक्चर भी फेल नहीं होगा, सॉइल भी फेल नहीं होगी। बट अगर एग्जांपल लेता हूं, अगर आइसोलेटेड फुटिंग सैंड पर बनी हुई है और अगर उसका डिफरेंशियल सेटलमेंट 50 mm हो गया तो फेलियर हो जाएगा सॉइल का, शियर फेलियर, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना आप, ठीक है जी। अब ध्यान से आगे देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट, परमिसिबल सेटलमेंट का मतलब टोटल परमिसिबल टोटल सेटलमेंट या परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट। द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन, पहली बात तो इन्होंने राफ्ट फाउंडेशन की बात करी तो हम राफ्ट फाउंडेशन पर चल गए। ऑन अ प्लास्टिक क्ले, राफ्ट फाउंडेशन पर भी इन्होंने क्ले को पकड़ लिया। इस चार्ट को बहुत ज्यादा बना, अच्छी तरह से बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। राफ्ट फाउंडेशन को किस पर बनाया, प्लास्टिक क्ले पर बनाया। कौन सा सेटलमेंट, मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट। मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट का मतलब है टोटल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट, क्योंकि डिफरेंशियल के लिए स्पेशली डिफरेंशियल वर्ड लिखा हुआ आएगा। भाई राफ्ट फाउंडेशन है, क्ले पर बनाई है, और जब मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट का मतलब क्या था, टोटल सेटलमेंट। कितना अलाउड है, कितना अलाउड है 65 से 100 mm। तो देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 65 से 100 mm लिखा हुआ होगा, 65 से 100 mm आपका अलाउड है। अगर राफ्ट फाउंडेशन क्ले पर बनी है और अगर 100 mm तक उसका टोटल सेटलमेंट या मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट होता है तो हम सॉइल को फेल नहीं मानेंगे। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिखो, इसको लिखो, फटाफट लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। ये चार्ट जो मैंने आपके सामने लिखा है ना,
आइसोलेटेड का बनाओ, आइसोलेटेड साइड पर क्लेबर बनाओ, टोटल सेटलमेंट बनाओ और डिफरेंट सेटलमेंट बनाओ, दोनों की वैल्यू लिखो, राउट कंडीशन लिखो, सेट लिखो, लिखो भाई जल्दी लिखो यार, टाइम नहीं है मेरे पास, आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मेरे को भी निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टेंसी करेक्शन, अरे यार ये मैंने आपको पढ़ा दिया, डायरेक्टेंसी करेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी, देखो जो मैं करा, अब देखो मैं 50 क्वेश्चन के ऊपर पढ़ चुका हूं, जो मैं करा चुका हूं, जो मैं आपसे डायरेक्टेंसी करेक्शन का न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं, मैं आपको डायरेक्टेंसी करेक्शन का, किसमें होता है डायरेक्टेंसी करेक्शन, अरे किसमें होता है डायरेक्टेंसी, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन किसमें होता है, अगर मैं पूछूं किस टेस्ट में डायरेक्टेंसी होता है तो बोलोगे सर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो कि हम एक डेप्थ में करते हैं उसमें दो टाइप के करेक्शन प्रोवाइड करे जाते हैं, एक तो डायरेक्टेंसी जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूं, और सेकंड कौन सा है आपका ओवरबर्डन प्रेशर, ये करा चुका हूं, है ना। हाँ, डायरेक्टेंसी का मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिया, मैंने आपको ओवरबर्डन का न्यूमेरिकल नहीं कराया, तो ओवरबर्डन का न्यूमेरिकल हमें आगे मिलेगा और ओवरबर्डन का न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। ओवरबर्डन प्रेशर भी एक करेक्शन है जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लगाते हैं, और आपका डायरेक्टेंसी करेक्शन भी हम लगाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये क्वेश्चन वही कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर पाएगा कोई भी। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल सपोर्टिंग अ फुटिंग, एक सॉइल है जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, एक सॉइल है जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, और उस सॉइल पर जो फुटिंग बनी हुई है वो बनी हुई है 3 मीटर बाय 3 मीटर, उस सॉइल पर जो फुटिंग बनी हुई है वो कितनी बनी हुई है 3 मीटर बाय 3 मीटर, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। अब ध्यान से देखना भाई, एक ग्राउंड लेवल है, इसमें एक फुटिंग बनी हुई है, इन्होंने आपसे बोला फुटिंग का साइज इन्होंने देखना क्या स्क्वायर फुटिंग है, कितनी साइज है 3 मीटर बाय 3 मीटर, तो इन्होंने आपसे बोला कि अगर कल को वाटर टेबल आ जाती है, कल को वाटर टेबल आ जाती है, तो इन्होंने क्या बोला कि वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए कि वाटर टेबल अगर आ भी गई will not be affected by the presence of ground water table located at the depth which is, क्वेश्चन है कि एक फुटिंग है, एक स्क्वायर फुटिंग है, इसका साइज 3 मीटर बाय 3 मीटर, तो इन्होंने बोला कि कल को अगर वाटर टेबल आती है, वाटर टेबल कैसे आ सकती है भाई, ऊपर से पानी हुआ, बारिश हुई, बारिश का पानी नीचे जमीन पर परकोलेट करेगा तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो वाटर टेबल राइज हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि वो वाटर टेबल कितनी डेप्थ पर होनी चाहिए कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी विल नॉट बी अफेक्टेड। तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे कि तरजागी जी ने क्या करा था, तरजागी जी ने वाटर टेबल का रोल लेकर नहीं रखा था, तो क्या हुआ था कि हमने अगर वाटर टेबल कल को आ जाती है, तरजागी जी ने ये माना था कि वाटर टेबल मेरी फुटिंग से बहुत ज्यादा नीचे है, वाटर टेबल मेरी फुटिंग के कांटेक्ट में नहीं है, तो तरजागी जी की जो थ्योरी थी उसमें वाटर टेबल को कंसीडर नहीं करा गया था, और बाद में हमने दो थ्योरीज से उसमें वाटर टेबल करेक्शन लगाया था, एक थी टैंग थ्योरी, एक थी टैंक्स थ्योरी, और सेकंड थी यूनिट वेट थ्योरी, जिसमें हम यूनिट वेट को सबमर्ज्ड वेट से रिप्लेस कर देते हैं, जैसा कि मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर मैं दोनों थ्योरी की बात करूं तो इन दोनों थ्योरी में, चाहे टैंक्स थ्योरी हो, टैंक्स थ्योरी में क्या थे वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर Rw1 एंड Rw2, अगर हम टैंक्स थ्योरी की बात करें तो टैंक्स थ्योरी में क्या थे वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर Rw1 एंड Rw2, ये दोनों की दोनों थ्योरी में एक में जो करेक्शन अप्लाई होते हैं इसमें होता है Rw1 Rw2, और इसमें जो जिसमें हम सॉइल का यूनिट वेट चेंज, जो बल्क यूनिट वेट होता है उसको हम चेंज करके सबमर्ज वेट लिख देते हैं, गामा सबमर्ज यूनिट वेट, जैसे कि जो थ्योरी है भाई बेयरिंग कैपेसिटी की क्या फॉर्मूला है, CLC प्लस गामा DF इनटू NQ प्लस हाफ इनटू V इनटू गामा इनटू N गामा, तो ये क्या है, ये बल्क यूनिट वेट होता है, ये बल्क यूनिट वेट होता है, बट हम इसको सबमर्ज यूनिट वेट से रिप्लेस कर देते हैं। दोनों थ्योरी की कहानी कब है, जब वाटर टेबल, अब देखो इसकी डेप्थ, इसकी वेट कितनी है 3 मीटर, तो इसकी डेप्थ भी क्या है 3 मीटर, दोनों थ्योरी में अगर वाटर टेबल 3 मीटर के नीचे है, भाई जो भी वेट है उसी डेप्थ पर जाओ, अगर 4 मीटर होती है तो 4 मीटर डेप्थ पर जाओ, अगर वाटर टेबल इस जोन में आ जाती है या इस जोन में आ जाती है या इस जोन में आ जाती है या इस जोन में आ जाती है, तो ये वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर और ये सबमर्ज यूनिट वेट काम में आता है।
बट अगर जो भी फुटिंग की विड्थ है और उसी डेप्थ के रेंज में, मान लो 3 मीटर है तो 3 मीटर डेप्थ में जाओ, 6 मीटर है तो 6 मीटर डेप्थ में जाओ। अगर 6 मीटर डेप्थ, मान लो अभी इस केस में कितने मीटर है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर डेप्थ पर आपकी अगर वाटर टेबल, अगर इस 3 मीटर के अंदर अगर वाटर टेबल इंक्रीज होते होते इस 3 मीटर जोन में आ गई, तो आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट में गामा सबमर्ज लेना पड़ेगा और टैंक थ्योरी में Rw2 को लेना पड़ेगा। ये उन्हीं को समझ में आ गया जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा। बट अगर मेरी वाटर टेबल इस 3 मीटर के नीचे है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखना। इन्होंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अगर वाटर टेबल हुई, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग फुटिंग विल नॉट बी अफेक्टेड। बेयरिंग कैपेसिटी अफेक्ट कब नहीं होगी, अगर वाटर टेबल विड्थ के नीचे है। इसमें विड्थ कितनी है, 3 मीटर, क्योंकि स्क्वायर फाउंडेशन है। तो वाटर टेबल अगर 3 मीटर के नीचे है तो बेयरिंग कैपेसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 3 मीटर जोन में आ गई तो फर्क पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा कितने बेनिफिट पड़ेगा, अब देखो 3 मीटर बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, अगर वाटर टेबल 3 मीटर के भी नीचे है, देखो 3 मीटर पर आ गई तो चेंज हो जाएगा, 3 मीटर पर आ गई तो चेंज हो जाएगा। बट अगर 3 मीटर के भी नीचे है तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular footing a rectangular footing 1 meter by 1 meter is placed at a depth of 2 meter। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो वरना ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, a rectangular footing, ठीक है भैया, 1 meter by 1 meter is placed at a depth of 2 meter in a saturated clay। पहली बात तो कौन सी फुटिंग है आपकी, रेक्टेंगुलर फुटिंग है भाई साहब। ठीक है, अगर ठीक है किस पर बनी हुई है, सैचुरेटेड क्ले पर बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। एक रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है और रेक्टेंगुलर फुटिंग है और वो कितने डेप्थ पर रखी हुई है, 2 मीटर डेप्थ पर रखी हुई है ग्राउंड लेवल से। साइज क्या फुटिंग का, 1 मीटर बाय 2 मीटर, तो ये विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गया और ये क्या होगी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। दिस इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, दिस इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन अ सैचुरेटेड क्ले, इन अ सैचुरेटेड क्ले having an unconfined compressive strength of 100 kilonewton per meter square according to the Skempton। पहली बात तो the net ultimate bearing capacity, इसने आपसे Skempton के अकॉर्डिंग, अगर हम आपसे बात करें Skempton के अकॉर्डिंग नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, Skempton के अकॉर्डिंग नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव कोहेजन मल्टीप्लाई बाय Skempton बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। पर इसने साफ-साफ आपसे Skempton लिख दिया है, साफ-साफ इसने आपसे Skempton लिखा है कि Skempton के अकॉर्डिंग मुझे नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला चाहिए, नेट अल्टीमेट की वैल्यू चाहिए। तो Skempton के अकॉर्डिंग नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला क्या है, कोहेजन, अनकन्फाइंड कोहेजन मल्टीप्लाई बाय Skempton बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। अगर इस अनकन्फाइंड कोहेजन की बात करें तो ये क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2। अब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कितनी रहेगी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 100 किलोन्यूटन देके रखी हुई है, तो 100 से डिवाइड करो, ये 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास अनकन्फाइंड कोहेजन की वैल्यू आ गई। दैट मींस इस नेट अल्टीमेट में जो कोहेजन की वैल्यू होती है वो तो मुझे मिल चुकी है। बट अगर मैं आपसे बात करूं एनसी, दिस इज Skempton बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये तरजागी नहीं है भाई, तरजागी में भी एनसी था, तरजागी में एनसी क्या था, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर ड्यू टू कोहेजन, बट वो तरजागी थ्योरी के अकॉर्डिंग था। Skempton ने अपने अलग बेयरिंग कैपेसिटी डिफाइन करे थे और तरजागी जी ने अपने अलग बेयरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करा था। तो Skempton के अकॉर्डिंग आप इसमें तरजागी जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जब साफ-साफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू Skempton, तो आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मूला बताना है वो अकॉर्डिंग टू Skempton बताना है। क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू Skempton। और अगर मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू Skempton रेक्टेंगुलर के लिए एनसी का फॉर्मूला क्या था, Skempton ने स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, राफ्ट हो, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए थे। तो क्या था, 5 1 + 0.2 b by n। ये फॉर्मूला मैंने आपको रजिस्टर में लिखाया हुआ, अच्छी तरीके से देख लेना, मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.2 t f by b। ये फॉर्मूला मैंने आपको Skempton थ्योरी में लिखाया हुआ है। सबसे पहली बात आप बोलोगे
कि सर आपने उसमें अलग अलग वैल्यू बताई है, आपने उसमें अलग अलग वैल्यू बताई है। कहने का मतलब क्या है, आप ये देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, डीएफ बाय बी का रेशियो देखो, यहां पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है 2 मीटर, क्योंकि जो स्कैप्टन के बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर होते हैं वो डीएफ बाय बी रेशियो पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देखूंगा तो वो 2 मीटर है और विड्थ कितनी है 1 मीटर। तो डीएफ बाय बी का जो आपका रेशियो है ना वो यहां पर 2 आ रहा है, और आपको वैल्यू पता है कौन सी वाली लेनी है, सेकंड वाली, जिसमें डीएफ 0 से तो बड़ा है बट लेस देन 2.5 है। तो मैंने आपकी मैंने आपको फर्स्ट केस क्या लिखा है, डीएफ बाय बी इज इक्वल टू 0। सेकंड केस क्या लिखा है, 0 से लेके डीएफ मतलब डीएफ 0 से तो बड़ा है बट 2.5 से छोटा है। थर्ड केस क्या लिखा था, डीएफ इज इक्वल टू 2.5 और ग्रेटर देन 2.5। तो सेकंड केस का रेक्टेंगुलर फुटिंग का जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है ना वो है 5 1 + 0.2 b by l 1 + 0.2 df by b। अब ध्यान से देखना, तो 5, तो यहां से मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, स्कैम्पटन बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी को मैं डिटरमाइन कर रहा हूं। देखो 5 1 + 0.2, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है भैया 1 मीटर है, इंटू 1 अपॉन लेंथ ऑफ फाउंडेशन कितनी है भाई साहब 2 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू देखो 1 प्लस 0.2, अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी थी 2 मीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी 2 मीटर इंटू 2 अपॉन में विड्थ कितनी है भाई साहब 1 मीटर अपॉन में 1। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास एनसी का आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट मींस ये तो हो गया कितना 0.1 हो गया ये, तो 1 प्लस 0.1 दैट मींस 5 into 1.1 इज इक्वल टू 5.5, और यहां पर ये कितना आ गया 0.4, तो ये आ गया 1.4 into 1.4 which is equals to 7.7। तो मेरा एनसी आ रहा है आपके पास 7.7। आप क्या करो, अगर कन्फाइंड नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको चाहिए थी तो आपको सीयू कितना आया था 50 को 7.7 से मल्टीप्लाई करो इंटू 50, मेरे पास नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी 385। देखो आंसर देके रखा है तो ठीक है, वरना क्रॉस चेक करते हैं। देखो हमारी, आप पहले इसको लिखो क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 385 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप पहले इसको लिख लो एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, आगे देखेंगे या क्योंकि आंसर देके रखा होगा ना, क्यों, क्योंकि ए अगर 420 देके रखा है तो 300 हमारी वैल्यू आसपास, बी सी डी ऑप्शन देखेंगे इसका, इसको आप लिखो पहले, ठीक है जी। इसको क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट ही करो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने करा नहीं था। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस 100 क्वेश्चंस में से, अराउंड 100 से भी ऊपर क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि 85 से 90 क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के हैं। 85 से 90 क्वेश्चन जो हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, ओनली कुछ थोड़े सिमिलर टाइप के हो सकते हैं आपके पास कि हाँ थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं या एक दो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। देखो जी, मैं आपको फिर बोलता हूं, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि आपके किसी भी एग्जाम में अगर 70% से 100% क्वेश्चन बैठेगी इन्हीं लेक्चर्स में से, तो मैं तभी बोल सकता हूं जब मैं आपको सब कुछ कवर करा रहा हूं। अगर आपको सब कुछ कवर नहीं कराऊंगा तो मैं इस कॉन्फिडेंस से नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर 385 आया था, ठीक है। 385 देख लेते हैं एक बार कि 385 एक बार आंसर देके रखा है क्या इनको। हाँ जी, देखो सी आपका 385 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा सी ही ऑप्शन आया था, दैट मींस सी आंसर सही है, ठीक है। आ जाओ जी 59 पे, राड फाउंडेशन है सैंडी सॉइल पर बनी हुई है। अभी मैंने आपको टोटल सेटलमेंट, कुछ देर पहले मैंने आपको टोटल सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में बताया था। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको टोटल सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में बताया था। और डिफरेंशियल सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो पहली बात तो किसका पूछा है, राड फाउंडेशन का पूछा है। राड फाउंडेशन भी किस पर बनी हुई है, सैंड पर बनी हुई है। राड फाउंडेशन किस पर बनी हुई है, सैंड पर बनी हुई है, ठीक है जी। कौन सा सेटलमेंट पूछा है, टोटल सेटलमेंट पूछा है या डिफरेंशियल सेटलमेंट पूछा है। देखो राड फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है, और राड फाउंडेशन जब सैंड पर बनी हुई होती है तो उसका जो टोटल सेटलमेंट होता है वो होता है 40 mm से 65 mm। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सैंड पर सेटलमेंट कम होता है, क्ले पर सेटलमेंट ज्यादा होता है। सैंड पर सेटलमेंट कम होता है और क्ले पर सेटलमेंट ज्यादा होता है। अगर आप कंफ्यूज हो किस पर था क्या था,
तो आपको ये ट्रिक मैं बता देता हूं कि सैंड पर सेटलमेंट हमेशा कम होगा, क्योंकि सैंड में क्या होता है, एयर वेयर कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाता है, बट क्ले में कंसोलिडेशन, तो क्ले में सेटलमेंट ज्यादा होता है ना। तो अगर हम लोग बात करें अच्छे से, तो राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है, उसमें भी इन्होंने डिफरेंशियल सेटलमेंट पूछा है। अगर मैं आपसे बोलूं जब राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई होती है तो उसका टोटल सेटलमेंट कितना होता है 40 mm से 65 mm, और डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना होता है 25 mm। अगर राफ्ट फाउंडेशन सैंड पर बनी हुई है तो टोटल सेटलमेंट होता है 40 to 65 और डिफरेंशियल 25, तो इसमें डिफरेंशियल पूछा तो 25 mm इसका आंसर होगा। देखो हाँ मैक्सिमम, अच्छा दोनों पूछे इसने, मैक्सिमम सेटलमेंट मींस टोटल सेटलमेंट भी पूछा है, दोनों पूछे इसने, मुझे लगा कि ओनली एक पूछा है, और डिफरेंशियल भी। तो डिफरेंशियल कितना होता है 25 mm, और टोटल कितना होता है 40 से 65 mm। तो इसका ऑप्शन इन्होंने गलत देके रखे हैं। अगर इसका सी आंसर, अच्छा सॉरी, ये डी भी तो देके रखा है, ठीक है, सॉरी मैं भूल गया, देखो ये काट दो, क्योंकि डी भी आपका 25 mm ही है। जब राउट फाउंडेशन, मैंने अभी आपको एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट खोल के देखो, आपको समझ में आएगा। जब राउट फाउंडेशन सेंटर बनती है तो उसका टोटल सेटलमेंट कितना होता है 40 से 65, और डिफरेंशियल कितना होता है 25, तो डिफरेंशियल कितना होता है 25 और टोटल कितना 40 65। ये आपका डी आपका सही आंसर है, डी आपका सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द लोकल शियर फेलियर ऑफ सॉइल। लोकल शियर फेलियर में क्या क्या होता है आपको याद करना पड़ेगा, कि मैंने आपको जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग शियर फेलियर के बारे में पढ़ाया था। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसने आपसे लोकल शियर फेलियर के बारे में पूछा, और पूछा है कि भैया तीन ऑप्शन मैं आपको देके रखता हूं, तीनों ऑप्शन में से जो भी सही हो वो आप बता देना। पहली बात हम देख लो, सबसे पहले ऑप्शन में देखा करो क्या कोई भी ऑल आर इनकरेक्ट देकर रखा हुआ है, ऑल आर इनकरेक्ट देकर रखा हुआ है, नहीं सर, कोई ना कोई ऑप्शन देकर रखा होगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होगा। भाई देख लो ना, ऑल इनकरेक्ट तो देकर रखा नहीं, ठीक है, तो कोई ना कोई आंसर तो इसमें है। लोकल शियर फेलियर की अगर हम बात करें तो लोकल शियर फेलियर का क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फेलियर इज सडन विद वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड। नहीं जी, सडन फेलियर ओनली जनरल शियर फेलियर में होता है, जिसमें फाउंडेशन मुड़ जाती है, टिल्टिंग हो जाती है। अगर हम सडन फेलियर की बात करें तो सडन फेलियर आपका ओनली जनरल शेयर फेलियर में होता है, लोकल शेयर फेलियर में सडन फेलियर आपका नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इसमें सडन फेलियर लोकल शेयर फेलियर में नहीं होता, ना पंचिंग शेयर फेलियर में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दिस फेलियर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, एक्चुअली लोकल शेयर फेलियर का जो फेलियर होता है वो मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल में होता है, और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल में कौन सा फेलियर होता है, पंचिंग शेयर फेलियर। तो अगर हम बात करें लोकल शेयर फेलियर्स अकर्स इन मीडियम डेंस सॉइल, और पंचिंग शेयर फेलियर इन वेरी लूज सॉइल, या फिर आप इस तरीके से देखो, अगर हम बात करें जनरल शेयर फेलियर होता है बिल्कुल डेंस सैंड में, अगर हम बात करें लोकल शेयर फेलियर की तो वो होता है लूज सॉइल में या मीडियम, और अगर हम पंचिंग शेयर फेलियर की बात करें तो होता है वेरी लूज। तो इन्होंने क्या यहां पर वेरी लूज लिखा, नहीं, अगर वेरी लूज या ऐसा वेरी लूज की बात होती है तो पंचिंग शेयर फेलियर, वरना अगर आपका लिखा हुआ है लूज सैंड और मीडियम डेंस तो इसमें क्या होता है आपका लोकल शेयर फेलियर। तो बात आती है दिस फेलियर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। हां जी, लोकल शेयर फेलियर में कंप्रेशन सबसे ज्यादा कंप्रेशन किसमें होता है, पंचिंग शेयर फेलियर में, उससे कम किसमें होता है, लोकल शेयर फेलियर में, और जनरल शेयर फेलियर में सेटलमेंट होता ही नहीं है क्योंकि वो डेंस एंड में होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, फेलियर इज प्रेसिडेड बाय लार्ज सेटलमेंट। हां जी, सेटलमेंट भी इसमें होता है, ओनली जनरल शेयर फेलियर में ही सेटलमेंट नहीं होता, होता तो उसमें भी बट नेग्लिजिबल होता, तो उसमें इग्नोर कर देते हैं। तो आपके 2 और 3 सही है, 2 एंड 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, आपका सी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। एज पर तरजागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी, यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, आप इस क्वेश्चन को भी 10 से टिक करो। ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया ना आप खुद कर ही नहीं पाओगे। बता देता हूं कैसे, ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आपने इनके शब्द नहीं पकड़े ना तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं बताऊं कैसे, बता देता हूं। एज पर तरजागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टिफ फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल फॉर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ अज्यूम एनसीएस 5.7।
तरजागी इक्वेशन लिखते हैं QU। अब इन्होंने साफ साफ एक बात बोल दी, कोहेसिव सॉइल थी। इन्होंने आपसे बात साफ साफ बोल दी, कोहेसिव सॉइल थी। सही बात है, बोलोगे हाँ सर। ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं कोहेसिव सॉइल की, तो तरजागी की इक्वेशन बनती है 5.7C प्लस Q। व्हाट इज Q? 5.7C। व्हाट इज Q? गामा इंटू डी। अगर मैं आपसे तरजागी इक्वेशन की बात करूं, तो तरजागी इक्वेशन अगर कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होती है, एक्चुअली अगर तरजागी इक्वेशन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होती है, तो उसका NC होता है 5.7, NQ होता है 1 और N गामा होता है 0। तो जो तरजागी जी की इक्वेशन है क्या? QU इज इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस हाफ B गामा इंटू N गामा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो C कितना है, सॉरी NC कितना है 5.7, तो यहां पर NC को आपने क्या रख दिया 5.7, C का C रख दिया। अब NQ कितना है 1, तो यहां पर हम 1 रख देते हैं NQ को, और N गामा कितना 0, तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाती है, NQ आपका 1 बन जाता है और NC को हम रख देते हैं 5.7 और ऊपर की इक्वेशन बन जाती है। अब ध्यान से देखना भाई साहब, तो फाइनल इक्वेशन फॉर तरजागी थ्योरी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन आपके पास ये है। इतना शानदार क्वेश्चन है ना, करो आपको तरजागी थ्योरी की, यार इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, जबरदस्त कंफ्यूज हो जाओगे। अब निकालो, आपके पास कोहेजन की वैल्यू है, हाँ जी है, आपके पास कोहेजन की वैल्यू है, हाँ जी है। मेरे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है 5.7C प्लस Q। क्या आपके पास कोहेजन की वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है। डेप्थ, अब ये क्या होता है गामा इंटू डीएफ। क्या आपके पास डेप्थ की वैल्यू है? हाँ जी, यूनिट डेप्थ 1 मीटर दे रखी है, 1 दे रखी है ना। यूनिट विड्थ भी देके रखी है, 1 मीटर विड्थ है, 1 मीटर डेप्थ, ठीक है। तो ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल कहां से आ गया? क्या इस क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल लिखा हुआ है? क्या इस क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल लिखा हुआ है कहीं पर भी? कहीं पर भी देखो, एज पर तरजागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल ऐसा ऐसा फॉर ए यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ ऐसा। और अभी मैंने इस पर शेप फैक्टर भी नहीं लगाया, क्योंकि तरजागी जी ने सबसे पहले थ्योरी अपनी बनाई थी वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए बनाई थी, और स्ट्रिप फुटिंग पर तरजागी थ्योरी पर कोई भी शेप फैक्टर्स नहीं है। स्क्वायर के लिए है, सर्कल के लिए है, रेक्टेंगल के लिए, वो बाद में आए थे। तरजागी जी ने अपनी थ्योरी स्ट्रिप फुटिंग को ही कंसीडर करके चालू करी थी, और कहीं पर भी आपका शेप फैक्टर नहीं था, तो मैं इनमें शेप फैक्टर लगाऊंगा ही नहीं। तो अब मुझे क्या इस क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल की वैल्यू दे रखी? नहीं। तो सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब मैं आपको बता देता हूं। क्या इसमें कहीं पर क्या कोई लिखा हुआ है? अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसने कहीं पर भी आपको लिख के रखा हुआ है कि आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, देखो ध्यान से, यू हैव टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फाउंडेशन। क्या इसने कहीं पर भी ये देकर रखा था कि आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है? जबरदस्त क्वेश्चन है ना। कहीं पर भी इसने आपको अल्टीमेट वर्ड नहीं लिखा, इसने आपको बियरिंग कैपेसिटी वर्ड लिखा हुआ है। और बियरिंग कैपेसिटी बहुत टाइप की होती है। अगर हम लोग बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की, तो वो होती है क्या? CNC प्लस QNQ, N गामा है ना, N गामा 0 हो जाता है तो मैंने हटा दिया। यहां पर C की वैल्यू आती है 5.7, और सॉरी NC की वैल्यू आती है 5.7C प्लस Q, और NQ बन जाता है 1। NQ को हम लिख देते हैं 1, तो ये इक्वेशन आपके पास फाइनल आती है। अगर मैं आपसे नेट अल्टीमेट, इसने आपसे बियरिंग कैपेसिटी पूछी ना, मेरी मर्जी में कोई से भी फाइंड करूं, अगर आप इस क्वेश्चन में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करना चालू कर दोगे ना, तो ये होगी नहीं, क्योंकि इसने कई बार के आपसे ऑप्शन में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी लिखा ही नहीं है। शाणे ने बियरिंग कैपेसिटी लिख दिया बस। तो मैं क्या करूंगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अगर मैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करूं तो क्या बनेगी? ध्यान से देखना, CNC, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना, Q NQ माइनस 1 प्लस हाफ इंटू B इंटू गामा इंटू N गामा। आपके पास नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला ये होता है। अब रखो वैल्यू फॉर कोहेसिव सॉइल, फॉर कोहेसिव सॉइल, फॉर कोहेसिव सॉइल NC इज इक्वल टू 5.7,
NQ इज इक्वल टू 1 एंड N गामा इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों वैल्यू है ना भाई, मैंने नेट अल्टीमेट, क्या इसने क्वेश्चन में लिखा था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है? नहीं, मैंने नेट अल्टीमेट फाइंड करती, मेरी मर्जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा नहीं तो आप एग्जाम में 1 सेकंड के अंदर इसको करके आओगे नहीं। ये मैं बोलता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को अगर मैंने आपको नहीं कराया ना, मैंने आपको 14 लेक्चर लिखा था मैंने, 14-15 एग्जैक्टली 14 है शायद, हमने 14 लेक्चर्स पढ़े फाउंडेशन के। उन 14 लेक्चर्स में कहीं पर भी मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, बट उसके बावजूद भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यार, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एकदम से, अगर प्रैक्टिस नहीं करा पाए तो, आपके ये वर्ड अगर ध्यान नहीं रहा तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो तो क्यू एन यू क्या बन रहा है मेरे पास, एन से रखो 5.7 सी, एन क्यू को रखो 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू बन गई 0 प्लस ये एन गामा तो 0 दी वाली वैल्यू भी 0 प्लस 0। फाइनली आपके पास नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला आ रहा है 5.7 सी, और सी की वैल्यू कितनी रखी थी 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो 5.7 इंटू कोहेजन की वैल्यू इंटू 10 इज इक्वल टू 57। ये इतना चंट आदमी है ना, 57 आपके ये रहा आंसर, क्योंकि इसको पता था कि आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के चक्कर में लटक कर ले जाओगे, बट इस शाड़े में कहीं पर भी अल्टीमेट नहीं लिखा, ओनली बेयरिंग कैपेसिटी लिखा है। नाउ इट्स योर चॉइस, आप कौन सी बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। आई कैन डिटरमाइन नेट अल्टीमेट, और इस शाड़े में आंसर में नेट अल्टीमेट ही देकर दिए। लिखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था, बिना कराए समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a raft foundation of 9 meter is founded, a raft foundation of 9 meter is founded at a depth of 3 meter in cohesive soil, cohesion देकर रखा है, the ultimate net bearing capacity of soil using Terzaghi theory will be। सबसे पहली बात तो इसने आपसे अल्टीमेट नेट की बात करी है वापस से वही बच्चों वाला क्वेश्चन, इसने आपसे क्या पूछा है अल्टीमेट नेट थ्योरी, ठीक है, अल्टीमेट नेट बेयरिंग कैपेसिटी। और अगर हम अल्टीमेट नेट बेयरिंग कैपेसिटी की अभी जस्ट हमने बात करा तरजागी थ्योरी में, अल्टीमेट नेट बेयरिंग की वैल्यू क्या होती है 5.7 इनटू सी, 5.7 इनटू सी, कोहेजन की वैल्यू देकर रखी 120, हमसे 60 भाई। देखो इस क्वेश्चन में तो इसने अल्टीमेट नेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछ ली, वो भी तरजागी थ्योरी, और तरजागी के अकॉर्डिंग है ना, डेप्थ कितना रहेगा 3 मीटर, हमें कुछ ही मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है हमें। अगर कोहेसिव सॉइल देकर इसने ये रहा कोहेसिव सॉइल, हमें इतना पता है कि तरजागी थ्योरी की नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का ऑन कोहेसिव सॉइल फार्मूला होता है ओनली 5.7 सी। मुझे इतनी वैल्यूज काम की नहीं है, मैं खटाखट क्या करूंगा 5.7 मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 से, जो कि कोहेजन की वैल्यू उन्होंने देकर रखी हुई है, और मेरा आंसर डायरेक्ट मेरे को मिल जाएगा 120 इनटू 5.7 व्हिच इज इक्वल टू 674, राइट। हड़बड़ी कर दी क्या हमने। और आप फाउंडेशन इज फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर सी, 5.7 684 आ रहा है मतलब यार, दिमाग लगाना होता है। अल्टीमेट नेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यूजिंग तरजागी थ्योरी विल बी, अल्टीमेट नेट क्यू एन का फार्मूला 5.7 सी प्लस सी होता है ऐसा, है ना। अल्टीमेट नेट बेयरिंग ऑफ सॉइल यूजिंग तरजागी थ्योरी विल बी नियरली, ओके 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 भाई। नेट अल्टीमेट का फार्मूला क्या है 5.7 मल्टीप्लाई सी, कोहेजन की वैल्यू उन्होंने कितना देख रखी है 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मेरी आ रही है 684, और 684 किसके नियरली वैल्यूज है, नियरली मतलब करीबी वैल्यू है। अरे भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन, मुझे एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने दो यार। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ए है, हमने क्या करा नियरली लिखा हुआ ना, नियरली का मतलब है करीबी। अरे क्या क्वेश्चन है यार भाई। तरजागी के अकॉर्डिंग नेट अल्टीमेट ऑन कोहेसिव सॉइल का फार्मूला ये होता है, हमने ये चेक दिया, कोहेजन की वैल्यू 120 थी तो हमने 5.7 को 120 से हटाकर 684 लिख दिया, हमारी वैल्यू 684 आ रही है, बट इसने नियरली पूछा तो मेरे अकॉर्डिंग 820। मुझे इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने दो, बहुत ही चंड क्वेश्चन है ये, मैं क्रॉस चेक करूंगा इस क्वेश्चन को, वेट करो एक सेकंड। अब इसका सॉल्यूशन मेरे को मिला नहीं इसका सॉल्यूशन जब मिलेगा तब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि जिस तरीके से इसने क्वेश्चन दिया है ना, हमने बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व करा है इसको। लाइक कोहेसिव सॉइल है, तरजागी थ्योरी है, तो तरजागी थ्योरी जो है
वो आपकी यही है जो मैंने आपको लिखी है फॉर कोहेसिव सॉइल। और हमारे पास और कोई इसकी डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है ना। ओके 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 एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड वेट करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम एक चीज भूल गए, अब आंसर आ जाएगा। तरजागी की जो थ्योरी थी, बहुत बढ़िया, तरजागी की जो थ्योरी थी QU इज इक्वल टू CNC प्लस QNQ एंड प्लस गामा वाली टर्म जो ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए थी। एक सेकंड ये किसके लिए थी? आपकी स्ट्रिप फुटिंग की, स्ट्रिप फुटिंग। तरजागी जी ने अपने शेप फैक्टर्स दिए थे बाद में, किसके लिए? फॉर रेक्टेंगुलर, फॉर स्क्वायर एंड फॉर सर्कुलर। ये कौन सी फाउंडेशन है? दिस इज रेक्टेंगुलर फाउंडेशन। एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है। और हमने रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर इसमें लगाया ही नहीं। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर क्या होता है, इस वाली टर्म का क्या होता है? 1 + 0.3 b/l। हमने इसको स्ट्रिप पे अप्लाई कर दिया, जबकि ये रेक्टेंगुलर थी, हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तरजागी जी ने ओनली स्ट्रिप फुटिंग के लिए शेप फैक्टर नहीं दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी स्ट्रिप फुटिंग के लिए ही कंसीडर करी थी। बट रेक्टेंगुलर जी तो उन्होंने शेप फैक्टर दिया क्या है? 1 + 0.3 b/l, और इस वाली टर्म के लिए क्या दिया था? 1 - 0.2 b/l। अब अगर हम बात करें कोहेसिव सॉइल के लिए, तो कोहेसिव सॉइल की याद रखना सबसे बार इन्होंने नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछी है, तो नेट अल्टीमेट में ये NQ - 1 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचेगा ओनली ये। तो दैट मींस अगर हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो आपका आएगा 1 + 0.3 b/l, शेप फैक्टर हमने लास्ट वाली वैल्यू में नहीं लगाया था, मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय NC। हमने शेप फैक्टर लगाया नहीं, तो नेट अल्टीमेट रेक्टेंगुलर के लिए बन जाएगी फाइनली QNU = 1 + 0.3 b/l CNC। दैट मींस 1 + 0.3, विड्थ कितनी है? विड्थ आपके पास 6 मीटर इंटू 6, और लेंथ कितनी आपके पास? 9 मीटर अपॉन 9, मल्टीप्लाई बाय कोहेजन कितना आपके पास? 120। मैंने हड़बड़ी में शेप फैक्टर लगाया नहीं, और बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है? 5.7। अब 100% हमारा आंसर आ जाएगा, 100%, ठीक है। तो दैट मींस ये हो गया आपका 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.2, तो +1 1.2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 5.7 इज इक्वल्स टू 7। अरे एक सेकंड, हर गलती कर दी मैंने, है ना। दैट मींस 120 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 1.2 व्हिच इज इक्वल्स टू 820.8। ये नियरली वर्ड कोई मतलब नहीं रख रहा, आंसर अभी भी यही है 820, आंसर अभी भी यही है, बट हम इसको एग्जैक्टली करेंगे, ऐसा नहीं तुक्के में आंसर ला दिया। तो हमने इस पर शेप फैक्टर पहले वाले केस में नहीं लगाया था, ओनली स्ट्रिप फुटिंग पर शेप फैक्टर नहीं है, रेक्टेंगुलर थी और हमने नोटिस नहीं करा कि रेक्टेंगुलर फाउंडेशन में देख रही थी, हमें तरजागी में भी शेप फैक्टर देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कैसे? 2 सर्कुलर फुटिंग है जिनकी डायमीटर D1 D2 है, और प्योरली कोहेसिव सॉइल पे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर हम प्योरली अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की, तो होती है 5.7 इंटू Q इंटू NQ, और ये Q होता है गामा इंटू DF, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अगर हम देखो 2 सर्कुलर फुटिंग्स ऑफ डायमीटर D1 एंड D2, ये क्वेश्चन मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता देता हूं भाई, एक की डायमीटर है D1 और एक की डायमीटर है D2। अगर हम ऑन प्योरली कोहेसिव सॉइल, अगर हम कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं, तो कोहेसिव सॉइल में कहीं पर भी डायमीटर का रोल नहीं आता। डायमीटर का रोल किसमें आता है? थर्ड वाली टर्म में, हाफ इंटू B और D, इस वाली टर्म में, और कोहेसिव सॉइल में थर्ड वाली टर्म हमेशा 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि अगर कोहेसिव सॉइल में है, तो जो आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डायमीटर D1 की है, वही आपकी डायमीटर D2 की होगी। देखो इन्होंने पूछा ना, देन द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर D2 विल बी, D2 की भी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वही होगी जो D1 की है, क्योंकि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑन द कोहेसिव सॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द विड्थ और डायमीटर ऑफ फुटिंग।
तो दैट मींस जो D1 की है वो D2 की है, क्योंकि डायमीटर पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा 200। देखो अगर से बोला कि अगर D1 डायमीटर की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो D2 की भी आपकी उतनी ही रहेगी। तो आप इसका 200 का टिक कर लो, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब देखो मैं आपको बताता हूं भाई, हमने ये ग्राउंड लेवल था, ये फुटिंग थी, और मैंने आपको बहुत सारे केसेस कराए। तो इन्होंने पूछा है, देखो ध्यान से, चलो हम टर्मिनोलॉजी की इक्वेशन लिख लेते हैं, QU इज इक्वल टू CNC प्लस गामा इंटू DF इंटू NQ प्लस हाफ इंटू B इंटू गामा इंटू N गामा। ये अभी तक क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होते हैं। बट इसने पूछा है द मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अंडर अ गिवन फुटिंग अकर्स व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल एट द लोकेशन। इसने ये बोला है कि बेयरिंग कैपेसिटी कम कब होती है, जब वाटर टेबल कहां पर होती है। तो ध्यान से देखना, अगर ये डेप्थ B है और अगर ये विड्थ B है और इसी डेप्थ पर हम गए तो इस B के नीचे इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वाटर टेबल इस वाले जोन में आ जाती है तो ये वाली टर्म आपकी सबमर्ज में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है कि सबमर्ज वेट बल्क यूनिट वेट से कम होता है, सबमर्ज वेट बल्क यूनिट वेट से कम होता है, कम वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, अराउंड 50% हो जाती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सबमर्ज वेट इज इक्वल टू 50% ऑफ बल्क यूनिट वेट। तो अगर मान लो वाटर टेबल इस डेप्थ B के अंदर आ गई तो जो शियर जोन वाला पोर्शन है हमारा, यहां पर आपको गामा की जगह गामा डैश लिखना पड़ेगा, दैट मींस गामा सबमर्ज लिखना पड़ेगा, और गामा सबमर्ज कम होता है गामा से। और अगर वाटर टेबल यहां पर आ जाती है तो यहां पर भी गामा सबमर्ज आ जाता है और यहां पर भी गामा सबमर्ज आता है, दोनों टर्म्स में गामा सबमर्ज आ जाता है। दैट मींस अगर वाटर टेबल इस B डेप्थ के नीचे है तो बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे जब वाटर टेबल ऊपर की तरफ बढ़ती है, कॉल आ रहा है क्या यार, वेट करो एक सेकंड, कॉल आया किसका मुझे, एक्चुअली मेरे को जाना भी है, एक सेकंड प्लीज वेट करो आप, ठीक है जी। तो क्या क्वेश्चन हम कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका जो वाटर टेबल है अगर बेस ऑफ फुटिंग की विड्थ के भी नीचे रहा, लाइक बेस ऑफ फुटिंग इज B, और वाटर टेबल अगर इस डेप्थ के नीचे है तो बेयरिंग कैपेसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे टाइम्स की थ्योरी हो, चाहे यूनिट वेट जो चेंज सबमर्ज यूनिट वेट हम यूज करते हैं उसकी थ्योरी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस अगर वाटर टेबल आपकी बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर आ जाती है तो टाइम्स थ्योरी का जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है वो भी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम यहां पर डिस्कस करें RW1 तो RW1 भी चेंज बिल्कुल 0.5 बन जाता है ना, क्योंकि HW जो होती है वो 0। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रही तो बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू सबसे कम होती है। तो अब देखो, द मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अंडर अ गिवन फुटिंग अकर्स, मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी कब होगी, जब वाटर टेबल आपकी ग्राउंड लेवल पर होगी। अगर वाटर टेबल आपकी ग्राउंड लेवल पर है तो सबसे मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग। स्कैम्पटन का यूज करना है, स्कैम्पटन थ्योरी से आपको यूज करना है। स्कैम्पटन थ्योरी कहती है QU, एक्चुअली QNU होती है, नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला देती है। QNU आपको स्कैम्पटन से जो फॉर्मूला मिलता है वो नेट अल्टीमेट का मिलता है, CU into NC। तो स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग हमको क्या डिटरमाइन करना है, स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग हमको डिटरमाइन करना है। हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग स्क्वायर का अलग फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का अलग फॉर्मूला है, राफ का अलग फॉर्मूला है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 6 1 + 0.2 dF by D। तो आप कुछ भी मत करो, फटाफट स्कैम्पटन थ्योरी में स्क्वायर के लिए, स्कैम्पटन थ्योरी में स्क्वायर फिटिंग के लिए जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वो है 6 1 + 0.2 D by F। तो फटाफट DF कितनी दे रखी है उन्होंने, 30 मीटर स्क्वायर फुटिंग और सब। ओके 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 ओके, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले, ऑन अ सरफेस ऑफ, भाई साहब अगर ये ग्राउंड लेवल है तो फुटिंग आपकी सरफेस पर रखी हुई है, और जब फुटिंग आपकी ग्राउंड लेवल की सरफेस पर रखी हुई होती है तो आपका DF कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। दैट मींस DFY वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी क्योंकि फुटिंग आपकी सरफेस पे रखी हुई है। जब सरफेस पे रखी हुई होती है दैट मींस फुटिंग इज एट ग्राउंड लेवल,
सरफेस का मतलब क्या, फुटिंग ग्राउंड लेवल पर ही रखी हुई है, और रखी हुई है तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कुछ भी नहीं आएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, और फाइनली आपका एनसी कितना आ जाता है, 6 बन जाता है। फाइनली आपका एनसी कितना बन जाता है, दैट मींस क्वांटम बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर आपका 6 बन जाएगा। और बस हमें सीयू कितना देकर रखा हुआ है, सीयू क्या होता है, अनकन्फाइंड सीयू क्या होता है, अनकन्फाइंड देखो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके 25। तो क्वेश्चन कितना आ गया आपके पास, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 150 आंसर आ रहा है आपका, 150 आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना, बट स्कैम्पटम के स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, सर्कल के लिए, राफ्ट के लिए क्या क्या बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ रेशियो। स्कैम्पटम बेयरिंग कैपेसिटी डीएफ बाय डी के रेशियो पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू फाउंडेशन, अच्छा क्वेश्चन है, इफ टू फाउंडेशन वन इज नैरो एंड अदर इज वाइड, एक फाउंडेशन पतली है, एक फाउंडेशन चौड़ी है। नैरो मतलब क्या होता है, जैसे आजकल आप पहनते हो नैरो जीन्स, नैरो जीन्स क्या होती है, आपके बिल्कुल नीचे तक जाके वो बिल्कुल पतली हो जाती है ना, नैरो जीन्स ट्रेंड पे आजकल, ठीक है। तो नैरो जीन्स क्या होती है कि बिल्कुल भाई से पतली हो जाती है, तो नैरो का मतलब पतला, एक फाउंडेशन की विड्थ पतली है, एक फाउंडेशन की विड्थ चौड़ी है। तो अगर हम बेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो CNC प्लस QNQ प्लस B इंटू हाफ इंटू गामा इंटू एन गामा। तो अगर विड्थ की फुटिंग की चौड़ाई ज्यादा होगी तो बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना। अगर फुटिंग की चौड़ाई ज्यादा होगी तो बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, अगर फुटिंग की चौड़ाई ज्यादा होगी तो बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो जो वाइड है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू नैरो। तो इन्होंने पूछा है इफ टू फाउंडेशन वन इज नैरो एंड अनदर इज वाइड आर रेस्टिंग ऑन अ बेड ऑफ सैंड कैरिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोड पर यूनिट एरिया, देन व्हिच वन इज लाइकली टू फेल अर्ली। कौन सी फेल जल्दी होगी, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। कौन सी फुटिंग फेल होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी फुटिंग फेल होगी, तो भैया जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी वो फेल जल्दी होगी। और फेल कौन सी होगी, नैरो वाली, क्योंकि नैरो की विड्थ कम है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम मिलेगी सॉइल से और वो जल्दी फेल हो जाएगी। सो नैरो फाउंडेशन विल फेल अर्ली एज इट्स विड्थ इज लेस एंड विल जनरेट ओनली लेस बेयरिंग कैपेसिटी। और सॉइल में अगर लेस बेयरिंग कैपेसिटी है तो वो जल्दी फेल होगी, लिखा है ना, देन द व्हिच वन इज लाइकली टू फेल अर्ली। कौन सी फेल होगी, नैरो वाली पहले फेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ स्ट्रेटा, लिस्ट वन और लिस्ट टू से हमें मैच करना है, ठीक है, करो लिस्ट। एक टाइप सॉइल दे रखी है और एक टाइप उनका सेटलमेंट दे रखा है। सबसे पहली बात, सैंड, हार्ड रॉक, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड हेट्रोजीनियस लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, मिट्टी से भर के बना दिया। अगर एक ही मिट्टी से भर के, जैसे एम्बैंकमेंट होता है भाई, एम्बैंकमेंट होता है, एम्बैंकमेंट क्या होता है, एक ही मिट्टी से बनाओगे तो होमोजीनियस, और अलग अलग मिट्टी यूज करोगे लाइक एग्रीगेट यूज करोगे तो हेट्रोजीनियस। तो सैंड में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली बात ध्यान से देखना, आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लेकर रखी हुई है और ये आपका सेटलमेंट। तो सबसे पहली बात हम पकड़ते हैं हार्ड रॉक। रॉक में कोई सेटलमेंट नहीं होता, रॉक में कोई सेटलमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई साहब वो मूव ही नहीं करते अपनी जगह से। तो रॉक में प्रैक्टिकली डी का आ गया 1, नो मूवमेंट। रॉक में, हार्ड रॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, सेटलमेंट सॉइल के अंदर होता है, सेटलमेंट सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। सैंड, अब ध्यान से देखना, सैंड, अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड आ जाओ जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर। तो जनरली अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड मान लो इनके डेंस सैंड, तो सैंड के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो बहुत जल्दी होता है ना। सैंड के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, जल्दी होता है। तो दैट मींस सैंड के, क्योंकि देखो अगर जनरल शेयर फेलियर की बात करें, जनरल शेयर फेलियर में सेटलमेंट इमीडिएट होता है ना, तो दैट मींस सैंड का क्या होता है आपका, इमीडिएट सेटलमेंट। अब हेट्रोजीनियस लैंडफिल का मतलब है कि अलग अलग मटेरियल से आपने एक मिट्टी को भरा है। तो अलग अलग मिट्टी, हेट्रोजी, अगर होमोजीनियस हो तो सेम मिट्टी थी, बट हेट्रोजीनियस अलग अलग मिट्टी है। अब अलग अलग मिट्टी तो अलग अलग सेटलमेंट होगा भाई, अलग अलग मिट्टी से बनाया हुआ है, हेट्रोजीनियस बोला ना आपने, तो अलग अलग मिट्टी से बनाया हुआ है तो उसका अलग अलग सेटलमेंट होगा। दैट मींस हेट्रोजीनियस लैंडफिल का लार्ज रिलेटिव सेटलमेंट, रिलेटिव सेटलमेंट का मतलब क्या है, कहीं से ज्यादा होगा कहीं से कम होगा, दैट मींस डिफरेंशियल सेटलमेंट। भाई हेट्रोजीनियस अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है तो आपका क्या होगा, लार्ज सेटलमेंट। और ब्लैक कॉटन सॉइल होती है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सॉइल होती है। एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब क्या होता है,
बहुत ज्यादा फूलती है और बहुत ज्यादा श्रिंक करती है। ब्लैक कॉटन सॉइल पर काम करते वक्त स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल पर आपका बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग होती है, पानी की कांटेक्ट में आती है वो बहुत ज्यादा फूल जाती है और पानी की निकलती है बहुत ज्यादा श्रिंक कर देती है। तो इस कारण ब्लैक कॉटन सॉइल में आप है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, फाउंडेशन एकदम से, हीविंग का मतलब क्या होता है, फूल जाना। हीविंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी इकट्ठी होकर फूल जाती है। तो अगर आपके पास इसका आंसर आता तो आपका आंसर होता ए का सैंड में क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आपको ऑप्शन इसमें देखे रखे होंगे, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ शैलो डेप्थ, इन केस ऑफ फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ शैलो डेप्थ, इन केस ऑफ फुटिंग ऑन द सरफेस और एट शैलो डेप्थ इज वेरी डेंस सैंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो डेंस सैंड में पूछा है इन्होंने, वेरी डेंस सैंड में कौन सा फेलियर होता है, आंख बंद करके बता दो क्या, वेरी डेंस सैंड में कौन सा फेलियर होता है सर जी, वेरी डेंस सैंड में तो बच्चा भी बता देगा जनरल शियर फेलियर होता है। वेरी डेंस सैंड में तो बच्चा बता देगा वेरी डेंस सैंड में ओनली जनरल शियर फेलियर होता है, मीडियम डेंस में या लूज सॉइल में लोकल शियर फेलियर होता है, एंड वेरी लूज सॉइल में पंचिंग शियर फेलियर होता है। तो डेंस सैंड है, जनरल शियर फेलियर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A footing is rested on fully saturated clay strata for checking the, अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को 4 स्टार दो, वरना क्वेश्चन आप गलती करके आ जाओगे। ठीक है, अब footing is resting on fully saturated clay। अब आप आ जाओ स्कैम्पटम थ्योरी पर। स्कैम्पटम थ्योरी किसके लिए दी हुई है, स्कैम्पटम थ्योरी किस चीज के लिए दी हुई है सर, कोहेसिव सॉइल के लिए। स्कैम्पटम थ्योरी किसके लिए दी हुई है, कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें स्कैम्पटम थ्योरी की, फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी। अब इनिशियल स्टेबिलिटी देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक फुटिंग है जो कि फुली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर रखी हुई है, बनाई हुई है, रेस्टिंग लिखा हुआ है ना, एक फुटिंग है जो फुली सैचुरेटेड क्ले के ऊपर बना रहे हो आप। अब इनिशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर वो सैचुरेटेड है, क्योंकि देखो भाई ध्यान, इसको 4 स्टार काट के 6 स्टार करो। एक फुटिंग है जो कि फुली सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर, क्ले के ऊपर बनाई हुई है, रेस्ट कर रही है। अब लिखा फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी। अगर हम फाउंडेशन, देखो प्लीज ध्यान से देखना, क्ले है, क्ले के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अगर क्ले के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है ना, तो पानी एकदम से ड्रेनेज नहीं करता, और जब पानी ड्रेनेज करता ही नहीं है, तो मैंने आपको ट्राइजेट टेस्ट 3 चीज के कराए थे, अनकन्फाइंड अनकंप्रेशन टेस्ट, मैंने आपको ट्राई एग्जेट टेस्ट की 3 कंडीशन बताई है, ध्यान से देखना। क्या कंडीशन बताई, यू टेस्ट, अनड्रेन्ड अनकन्फाइंड, क्या क्या थी, अनड्रेन्ड अनकन्फाइंड सबसे पहली, नेक्स्ट ड्रेन अनकन्फाइंड अनकॉन्सोलिडेटेड, या फिर अनकन्फाइंड अनकॉन्सोलिडेटेड, है ना। कहने का मतलब क्या है, एक तो हम ड्रेनेज से रिलेट करते हैं और एक हम कंसोलिडेशन रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट वाली टर्म क्या जाती है, अनकन्फाइंड अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेन, सेकंड बन जाती है ड्रेन अनकॉन्सोलिडेटेड, और थर्ड सीडी, COSCD। भाई इसमें तो बिल्कुल ही ड्रेनेज नहीं हो रहा, इसमें एक स्टेज में ड्रेनेज हो रहा है और इसमें दोनों स्टेज में ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, जब इनिशियल स्टेबिलिटी की बात होती है तो पानी तो बहेगा नहीं, पानी तो ड्रेन करेगा ही नहीं। जब पानी ड्रेन करेगा ही नहीं, तो इनिशियल स्टेबिलिटी के लिए जब मैं सॉइल को टेस्ट करूंगा तो अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट में टेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर क्ले है, अगर सैंड होती इसकी जगह, तो हम बिल्कुल फिर अलग कंडीशन पर जाते, क्योंकि सैंड में पानी ड्रेनेज हो जाता है। बट अगर क्ले के, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट अगर क्ले के ऊपर आपकी फुटिंग रखी हुई है और मुझे उसकी इनिशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज की तारीख में अगर मैं उसके ऊपर फाउंडेशन बनाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर तो पानी है, क्योंकि क्ले के अंदर तो पानी है, तो आप सॉइल का कौन सा टेस्ट करोगे भाई साहब, अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट।
क्योंकि पानी उसके अंदर से निकलेगा ही नहीं। और अगर मैं बात कर रहा हूं बियरिंग कैपेसिटी की, तो मुझे उसमें पोर प्रेशर मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनिशियल स्टेबिलिटी में अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो अनकॉन्सोलेटेड अनड्रेन टेस्ट, क्योंकि शुरुआत में पानी ड्रेन करेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो, फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो, जब कॉलम एक साथ एक रो में आ जाते हैं तो हम कौन सी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं? राउट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन। व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो, जब बहुत सारे कॉलम्स एक साथ एक रो में आ जाते हैं तो हम कौन सी फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं? राफ्ट फाउंडेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर डिटरमिनेशन द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द रिकमेंडेड, क्वेश्चन पढ़ो पहले, फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बेरिंग प्लेट यूज इन, देखो इसे लिखा है कि अगर आप अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहे हो बाय यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट, इसने लिखा है कि अगर आप अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहे हो बाय यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट, तो प्लेट लोड टेस्ट की जो साइज होती है वो होती है 300 mm से 750 mm, और उसकी थिकनेस कितनी होती है? 25 mm। भाई प्लेट लोड टेस्ट हमारा जो है, प्लेट लोड टेस्ट का थिकनेस कितना होता है? 25 mm, और साइज कितनी होती है? 300 mm से 750 mm। क्या क्या होती है? 300 mm 450, 600 750, 300 में 150 ऐड करो 450, 450 में 150 ऐड करो 600, 600 में 150 ऐड करो 750, और उसकी थिकनेस कितनी होती है? 25 mm। तो इन्होंने आपको पूछा कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 25 mm। ये जो प्लेट लोड टेस्ट में हम प्लेट यूज करते हैं वो स्क्वायर शेप की भी होती है या फिर सर्कुलर शेप की भी होती है, उसकी जो थिकनेस हम यूज करते हैं कितनी करते हैं? 25 mm। अब 25 mm ऑप्शन में क्या आपको लग रहा है? देखो एक तो लगा है 20, नहीं 20 नहीं देते, 25 देते हैं, 50 नहीं 25, मिनिमम 25 होती है, मिनिमम 5 नहीं। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि अगर ये लिखा होता मैक्सिमम तो हम 50 दे सकते हैं, बट इसने मिनिमम पूछा है, मिनिमम तो आपको 25 देनी ही पड़ेगी, और 25 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या है? डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों नहीं यूज करते फाउंडेशन में? भैया एक तो उसकी लो बेरिंग कैपेसिटी होती है, कोहेसिव पार्टिकल्स एंड स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, तो ब्लैक है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल को हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज करती है। ये राइट गलत लिखी हुई है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, सी ऑप्शन है आपका। स्वेलिंग का मतलब क्या है? एक तो बहुत ज्यादा फूल जाती है, और श्रिंकेज मतलब बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, तो आपका सी आपका आंसर है। इसलिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल को कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते हैं फॉर फाउंडेशन। कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट। अब देखो मैंने आपको बेरिंग कैपेसिटी के 3 टेस्ट करवाए। सबसे पहले मैंने आपको करा प्लेट लोड टेस्ट, सेकंड मैंने आपको क्या कराया? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और थर्ड मैंने आपको क्या कराया? स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। भाई हमने प्लेट लोड टेस्ट के 3 टेस्ट करे, और सॉरी हमने बेरिंग कैपेसिटी के 3 टेस्ट करे। फर्स्ट इज प्लेट लोड टेस्ट, सेकंड इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एंड थर्ड इज स्टैटिक कॉन पेनिट्रोमीटर या पेनिट्रेशन टेस्ट। जब हम स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो उसका जो इस तरीके से होता है कोन आपका, इस कोन का जो एंगल होता है, इस कोन का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका? 60 डिग्री, और इस कोन का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसने कोन स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में दिया, क्या इसका एंगल 60 होता है? हाँ जी होता है। क्या इसका जो बेस एरिया होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है? हाँ जी होता है, ये आपको लेक्चर में बताया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या ये टेस्ट कंटीन्यूअस रीडिंग देता है? हाँ जी बिल्कुल देता है। क्या होता है? गाड़ी होती है और गाड़ी इसको कंटिन्यू सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती है, एक गाड़ी होती है, गाड़ी से कंटिन्यू सॉइल के अंदर जाता रहता है, तो हाँ ये आपको कंटिन्यूअस रीडिंग भी देती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। क्या कॉन का एंगल 60 होता है? हाँ जी होता है। क्या उसका बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? हाँ जी होता है। क्या वो आपको कंटिन्यूअस रीडिंग देगी रेजिस्टेंस की? हाँ जी वो कंटिन्यूअस रीडिंग देती है, जैसे सब अंदर अंदर आएगा वैसे वैसे वो आपको रीडिंग देता रहेगा। तो दैट मींस दोनों आंसर आपके सही हैं, बोथ 1 and 2 दोनों आंसर आपके सही है। ठीक है, which factor influence the bearing capacity of purely cohesionless soil? अगर हम प्योरली cohesionless soil की बात करें which cohesionless soil कौन सी होती है? cohesionless soil का मतलब है सैंड, और अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड के लिए अगर तजागी जी की इक्वेशन देखें तो तजागी की इक्वेशन क्या है?
CNC प्लस QNQ प्लस गामा इंटू N गामा इंटू B इंटू 1/2। अब अगर कोहेजनलेस सॉइल की बात हो रही है तो यहां पर कोहेजन हो जाता है 0, क्योंकि जब कोहेसिव सॉइल की बात होती है तो ये दोनों टर्म गायब हो जाती है अगर हम नेट अल्टीमेट की बात कर रहे हैं तो। और अगर कोहेसिव दैट मींस दिस इज कोहेजनलेस सॉइल का मतलब क्या सैंड, जब हम सैंड की बात करते हैं तो कोहेजन वाली टर्म गायब हो जाती है। अब क्यू का अब देखो तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या बन गई, गामा इंटू DF इंटू NQ प्लस हाफ इंटू B इंटू गामा इंटू N गामा। अगर हम बात करें तो ये है हमारी बेयरिंग कैपेसिटी। अब ये किस किस पर डिपेंड है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, हाँ जी विड्थ पर करती है, डेप्थ पर करती है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, हाँ जी यूनिट वेट ऑफ सॉइल पर भी करती है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। दैट मींस रिलेटिव डेंसिटी मुझे इक्वेशन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो दैट मींस रिलेटिव डेंसिटी को मैं नहीं लूंगा। क्या विड्थ पर डिपेंड करती है, हाँ करती है, ये देखो B आ रहा है इक्वेशन में। क्या डेप्थ पर डिपेंड करती है, हाँ जी करती है, देखो ये आ रहा। क्या यूनिट वेट ऑफ सॉइल, हाँ जी ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इस पर भी डिपेंड करती है। दैट मींस 2 and 3 आपका सही आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे रिलेटिव, अच्छा देखो देखो वैसे है ना सॉइल की अगर हम बात करें, देखो अगर मैं आपसे बात करूं ना डिस्कस, तो जिस सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा आती है। मैं जब आपको ये फैक्टर्स पढ़ा रहा था कि बेयरिंग कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जब मैं आपको फैक्टर्स पढ़ा रहा था कि बेयरिंग कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी भी बताया था। जिस सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जिस सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दैट मींस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन रिलेटिव डेंसिटी। जिस सॉइल की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी बेयरिंग कैपेसिटी होगी। तो अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी, जनरली हम सैंड्स के लिए फाइंड करते हैं, तो इस ऑप्शन को मैं 1, 2 and 3 दोनों ही दूंगा, क्योंकि अगर कोहेजनलेस सॉइल की बात हो रही है तो कोहेजनलेस सॉइल हमने ये लेक्चर में पढ़ा था, कोहेजनलेस सॉइल लाइक सैंड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डेंसिटी। किसी सॉइल का अगर रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है तो उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है, और किसी का अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसके बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से डिटरमाइन होते हैं, क्योंकि जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिटरमाइन होते हैं। दैट मींस तीनों पर डिपेंड करती है भाई साहब। आपकी बुक में आंसर शायद गलत देकर रखा हो उसका, बट मेरा अकॉर्डिंग तो तीनों पर डिपेंड करती है। मेरा अकॉर्डिंग आंसर आपको 1, 2 and 3 है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा, अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा तो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा, अगर बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा तो बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा। दैट मींस 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग, फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन को मत देखो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। किसी बिल्डिंग के लिए अगर आपको कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, मान लो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, भाई आपने सोचा कि चलो किसी सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं। आजकल सोसाइटीज, दिल्ली एनसीआर में सोसाइटीज का बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जगह होती नहीं है। देखो सबसे बढ़िया घर बताऊं क्या होता है, खुद का घर जिसकी छत हो। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वाले सबसे ज्यादा परेशान पता है क्या रहता है, ना सर्दी में धूप आती है ना कुछ। तो सोसाइटीज में बढ़िया भी है, सिक्योरिटी भी, बट भाई छत का मजा सोसाइटी में ले नहीं पाओगे, छत नहीं मिल पाती सोसाइटी में। सबसे बढ़िया क्या होता है, अपने खुद का घर बनाया भाई, 1-2 फ्लोर बना दिया, खुद की छत पे जब बारिश है जब नहाओ, है ना, जब पतंग अगर नहीं पतंग उड़ाओ, कभी दोस्त आते हैं तो चुपचाप छत पे ले जाओ और अपना दोस्तों के साथ छत पे ही मस्ती करते हो। मैंने अपने घर की छत पर बहुत मस्ती करी है। ठीक है, रात के 2-2 बजे बैठते थे, ठंडे ठंडे मंद हवा चलती रहती है। अब तो मुझ तो कोई कोटा का है नहीं, तो हमारे कोटा में क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट है, कोटा थर्मल पावर प्लांट, तो छत पे आते तो 3 चिमनियां दिखती थी, हो मजा आ जाता था भाई साहब, है ना। वो फेमस है कोटा थर्मल पावर प्लांट, केटीपीसी, ठीक है, ये कोटा थर्मल पावर प्लांट केटीपीपी, ठीक है। तो बात ये कर रहा था कि जो सोसाइटीज होती है ना, ये कहां से बात निकल गई, सोसाइटीज होती है, लाइक बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, इसमें आप रहते हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो फाउंडेशन होती है वो राफ्ट फाउंडेशन होती है, क्योंकि राफ्ट में सेटलमेंट बिल्कुल डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होता। राफ्ट में ज्यादातर राफ्ट में जो सेटलमेंट होता है वो टोटल सेटलमेंट एक साथ होता है। तो राफ्ट का फाउंडेशन क्या, वैसे तो राफ्ट में भी डिफरेंशियल सेटलमेंट है, बट इन कंपैरिजन टू आइसोलेटेड फुटिंग राफ्ट का डिफरेंशियल सेटलमेंट कम है।
तो सबसे प्रेफरेबल जो फाउंडेशन होती है ना वो राफ्ट होती है। राफ्ट के बाद प्रेफरेबल फाउंडेशन कौन सी होती है आपकी? कंबाइंड फुटिंग, दो कॉलम की एक फुटिंग बना दी। और सबसे लेस प्रेफरेबल कौन सी होती है? आइसोलेटेड फुटिंग। देखो ये सिंगल एक दो फ्लोर का घर बन रहा है तो आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड होती है। मेरे घर पे तो आइसोलेटेड फुटिंग ही प्रोवाइड है, हमने कोई राफ्ट फाउंडेशन नहीं डलवाई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, अब मेरा जब घर बन रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्टर घर बना रहा था, अब वो मुझे ज्ञान दे रहा था। आप सोचो सॉइल में, ब्रिक्स में, स्टोन्स में, सीमेंट में, कंक्रीट में मुझे ज्ञान दे रहा था। मैंने कहा चल दे दे भाई। एक दिन काम अच्छा करके गया, काम में मैं बट मजे लेता था। मैंने कहा भाई भैया ये क्या है, भैया ये क्या है, भैया ये सीमेंट क्या होता है, इससे सीमेंट से, अरे बहुत मजे लिए मैंने। लेते हैं ना, मैं लेता था उससे, पूछता था मैं भैया ये एकदम से कड़क कैसे आता है सीमेंट। अब समझ लो कि मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया कड़क कैसे आता है सीमेंट में, ऐसा क्या होता है कि सर भैया पानी डाल रहे हो और आप एकदम से देखो ये पत्थर से स्ट्रॉन्ग बन गया। बोला भैया हो जाता है वो, उसको टेक्निकल नॉलेज तो नहीं थी, काम अच्छा करके गया घर का, है ना, क्रैक्स वैक्स कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि घर बनते हैं तो आइसोलेटेड फुटिंग बन जाती है, बट अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हो तो प्रेफरेबल सबसे नंबर 1 पे राफ्ट फाउंडेशन होती है, क्योंकि उसका डिफरेंशियल सेटलमेंट कम होता है। आइसोलेटेड फुटिंग का डिफरेंशियल सेटलमेंट ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि हमने राफ्ट के बारे में पढ़ा, कंबाइंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो आप ध्यान रखना नंबर 1 पे राफ्ट आएगी, उसका कंबाइंड फुटिंग की दो कॉलम की एक फुटिंग बना दी, और थर्ड पे आइसोलेटेड फुटिंग। तो इन्होंने आपसे ये पूछा है फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग आर बीइंग कंसीडर्ड। तीन टाइप की फाउंडेशन इन्होंने कंसीडर करी है बिल्डिंग के प्रपोजल में। These foundation are to be listed in decreasing order of preference. Decreasing order, decreasing का मतलब होता है सबसे पहला, सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे बाद में। तो सबसे पहला जो हमारी प्रेफरेंस होगी वो होगी राफ्ट, उसके बाद कौन सी होगी? कंबाइंड, और उसके बाद कौन सी होगी? आइसोलेटेड। तो इसका वन आंसर है कि सबसे बिल्डिंग में सबसे ज्यादा राफ्ट, क्योंकि उसका डिफरेंशियल सेटलमेंट और टोटल सेटलमेंट कम होता है, ठीक है, और फेलियर के चांसेस कम होते हैं। Which of the following is standard penetration? अब देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं प्लेट लोड टेस्ट की, तो प्लेट लोड टेस्ट भाई साहब हम सैंड पे भी कर सकते हैं, क्ले पर भी कर सकते हैं। प्लेट लोड कॉल आया, इसमें वेट करो यार, प्लीज वेट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की। तो हम लोगों ने बात, जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, डिटेल में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जो प्लेट लोड टेस्ट है वो तो दोनों टाइप के सॉइल के लिए हो जाएगा, पर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जनरली हम किस लिए करते हैं? फॉर सैंड्स करते हैं, है ना। तो याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इन द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन इज यूजफुल, तो जनरली वो कौन सी होती है? हमारी कोहेजनलेस सॉइल। तो आंसर है आपका 1। तो 76 का आंसर कितना हो गया आपका? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, हाँ जी आ जाओ 77। अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करा था, पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? होलो पाइप को एक हैमर से ठोककर 300 mm तक जमीन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और जितनी बार अपने हथौड़े को छोड़ा उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन वैल्यू। लाइक एक बार हथौड़ा छोड़ा तो होलो पाइप अंदर गया, 2 बार हथौड़ा छोड़ा, ऐसे करते करते जब पाइप आपका 300 mm जमीन के अंदर चल जाता है और कितने हथौड़े आपको मारने पड़े उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन। जितने भी हथौड़े आपको छोड़ने पड़े होंगे एक हाइट से, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एन। कि एन बार हमने हथौड़ा छोड़ा तब जाके वो होलो पाइप 300 mm जमीन के अंदर गया। अब हमने बात डिस्कस करी थी कि जब जमीन के अंदर हम घुसते हैं तो दो टाइप के करेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टेंसी और दूसरा होता है ओवरबर्डन प्रेशर। जब हमने ओवरबर्डन प्रेशर की बात करी थी तो हमने बोला था कि ओवरबर्डन प्रेशर दैट मींस आपने जितने भी हथौड़े करे अगर सॉइल के अंदर, अब देखो द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑब्टेन्ड इन अ डीप डिपॉजिट ऑफ सैंड एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर वाज 28। आपको जो हथौड़े मिले, नंबर ऑफ हथौड़े, जितनी बार आपने गिराए, कितनी बार आपने मारे? 28 बार आपने मारे, तब जाकर वो होलो पाइप 300 mm घुसा। बट उसके अंदर आपको ओवरबर्डन प्रेशर लगाना है। The unit weight of sand is 18 kN per cubic meter. What is the corrected value of number of blows for overburden pressure? मैंने आपको बताया था कि जब हम डेप्थ, अंदर डेप्थ के नीचे जाते हैं तो जो सॉइल का ऊपर का जो वेट होता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लेवल है, ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो मिलेगा। जैसे हम जमीन के डेप्थ के अंदर जाते जाते हैं तो ये देखो सॉइल का यूनिट वेट बढ़ता रहता है। अब इस सॉइल का जो यूनिट वेट है वो इस जगह पेनिट्रेट अच्छे से होने नहीं देता है। देखो यहाँ पर तो सॉइल का यूनिट वेट कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आराम से पेनिट्रेट हो जाएगा।
पर जैसे जैसे हम होलो पाइप को जमीन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और जैसे जैसे सॉइल का यूनिट वेट बढ़ता जाएगा वैसे 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 हमारा पेनिट्रेशन में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि आप पाइप को अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, इस कारण आपको नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा मिले। भाई एक बार में पाइप मारा घुस गया, बट अगर नीचे कोई रेजिस्टेंस लगा तो 10 बार मारने पड़ेंगे, तब जाके अंदर जाएगा वो। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमें ओवरबर्डन प्रेशर का करेक्शन लगाना है, और ओवरबर्डन प्रेशर का करेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था। सबसे पहले एल नोट कि कितनी वैल्यू आपको मिली, आपने जब हथौड़ा मारा तो कितनी वैल्यू मिली, सर जी हमें 28 मिली, ठीक है, इंटू 350 इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस 70। ये ओवरबर्डन प्रेशर का हमने करेक्शन डिस्कस करा था। फिर एल नोट क्या था, जो भी हमें मिला है, ये क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, जिसका फॉर्मूला सिंपल सा है गामा इनटू जेड, व्हाट इज सिग्मा यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय जितनी भी डेप्थ है। तो सिंपल सी बात है, हम अगर अब हमें करेक्टेड वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा आया था, इसलिए नंबर ऑफ पेनिट्रेशन हमें ज्यादा, नंबर ऑफ जो पेनिट्रेशन वैल्यू मिली वो हमें ज्यादा मिली है। अगर इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप इतनी डेप्थ पर नहीं आते तो ओवरबर्डन प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, बट अब डेप्थ पर गए तो ओवरबर्डन प्रेशर का करेक्शन तो लगाना पड़ेगा। तो लगाओ, ये एल नोट कितना है, जो भी ऑप्शन में आपको दिखा रखा हुआ 28 अपॉन में इंटू 350। अभी अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो भी देखा रखा हुआ 18 इज इक्वल टू 18, और डेप्थ कितनी है 6 मीटर, एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर इंटू 6। तो यूनिट वेट हमारे पास आ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास आ गया 18 इंटू 6 6 8 48 108, 18 इंटू 6 108 है ना। तो यूनिट वेट आ गया हमारे पास 108। तो देखो 300, अब ये सॉरी 28 इंटू 350, सिग्मा कितना आया 108 प्लस 70। तो द करेक्टेड नंबर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू आएगी करेक्टेड, कि अगर ओवरबर्डन प्रेशर रेजिस्टेंस डेवलप ना करता, जो कि असली में तो करा है, बट अगर ओवरबर्डन प्रेशर रेजिस्टेंस डेवलप ना करता, तो ये जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू हमें पेनिट्रेशन वैल्यू मिली थी, कितनी मिली थी 28, और असली में होती कितनी, अब वो निकल कर आएगी 28 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय, अरे यार 108 प्लस 70 178, तो 350 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 178 है 55। देखो, तो दैट मींस करेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ रहा है 55। आंसर कितना आएगा हमारे पास 55। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेशियो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, लिख लो इसको, इजी सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A soil has a low allowable bearing capacity. The soil reported compression Lewis. ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन, जहां पर भी राफ्ट फाउंडेशन मिल जाए, देखो क्या है, लो अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। भाई सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो ऑब्वियसली, और मेरे पास अगर राफ्ट फाउंडेशन का ऑप्शन है तो मैं ऑब्वियसली राफ्ट फाउंडेशन को टिक कर आ जाऊंगा बिना देखे, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन में सबसे अच्छा है, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन में जो सेटलमेंट होता है वो सही होता है, मतलब उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस कम रहते हैं। तो आंख बंद करके आप राफ्ट फाउंडेशन टिक कर आ जाना, फिर राफ्ट फाउंडेशन सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, इफ वाटर टेबल इज एनकाउंटर्ड इन स्टैंडर्ड, हाँ देखो, जब मैं आपको प्लेट लोड टेस्ट करा रहा हूं तो मैंने आपको बताया कि प्लेट लोड टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले एक पिट खोदते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, जिस लेवल पर हमें फाउंडेशन रखनी है वहां तक हम गड्ढा खोदते हैं। भाई मान लो कि ग्राउंड लेवल से 1 मीटर डेप्थ पर मैं फाउंडेशन रखूंगा, तो क्या करूंगा, जब हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं तो 1 मीटर गड्ढा हम खोदते हैं, और जो भी प्लेट साइज होता है उसका 5 गुना हम गड्ढा खोदते हैं। लाइक 300 mm की आपने प्लेट ली तो 5 गुना आप उसका गड्ढा खोदोगे, 1 मीटर डेप्थ का खोद लिया, और 300 मतलब आपने 300 इंटू 5 करो 1.5 मीटर का आपको गड्ढा, सॉरी 300, हाँ 1.5 मीटर का आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी विड्थ होती है, जैसे मैं 300 mm ली तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 1500 mm। 1500 mm का मतलब क्या होगा 1.5 मीटर। तो अगर हम 1.5 मीटर की बात करते हैं तो 1.5 मीटर का गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा। अब जब हम गड्ढा खोदते हैं और अगर पानी हमको मिल जाता है, तो मैंने आपको बोला था कि प्लेट लोड टेस्ट में जब फाउंडेशन लेवल पर आप प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हो, जब हम गड्ढा खोदते हैं तो हम लोग पानी अगर इनके साथ तो पानी को निकाल देते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है
If water table is encountered in standard pit while conducting plate protest, then we remove the water. The pit is considered. Test should be conducted with complete dewatering. पूरा पानी निकालकर आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है कि टेस्ट को रोक दिया था, नहीं जी, टेस्ट को रोका नहीं जाता, पानी को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब 80 क्वेश्चन आ गए हमारे पास। अब इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अराउंड 20-25 क्वेश्चन हमारे पास बचे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर फाउंडेशन, चलो मैं बता देता हूँ। तो हमारा अराउंड आपका आज हमने 50 से लेकर 30 क्वेश्चन कर लिए। 30 क्वेश्चन करने के बाद अब मेरे पास 20-25 क्वेश्चन और बचे, जो कि एक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। फाउंडेशन आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।